नमस्कार। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और हमारे पास आज फिर से कुछ अहम खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी अलग-अलग स्रोतों से आ रही है उसे जोड़कर देखें, उसका मतलब समझें, ताकि कम समय में पूरी तस्वीर साफ हो सके। आज देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, अर्थव्यवस्था है, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, साइंस, स्पोर्ट्स, सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आज। सबसे पहले देश की ही बात करते हैं। एक थोड़ी चिंता वाली खबर है दिल्ली से। द प्रिंट और जागरण जोश जैसी जगहों पर यह खबर है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक धमाका हुआ है। जाहिर है, लाल किला जैसी जगह तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि जांच तेजी से हो। हाँ बिल्कुल, लाल किला मतलब वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो एक सिंबल है और बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। तो वहाँ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए वाकई एक बड़ी बात है। स्रोत यही बता रहे हैं कि जांच तो खैर शुरू हो गई है, पर यह दिखाता है कि शहरों की सुरक्षा कितनी कितनी पेचीदा चीज है। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में हैं, अपना कोई अंदाजा नहीं लगा रहे। हाँ, ये जरूरी है। सुरक्षा तो हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है, खासकर ऐसी जगहों पर। लेकिन चलिए दूसरी तरफ देखें तो देश में कुछ और चीजें भी चल रही हैं। विकास की बात करें तो रेलवे में अफेयर्स क्लाउड बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। जी, और ये सिर्फ मतलब नई ट्रेनें चलना भर नहीं है, ये असल में दिखाता है कि कैसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब जो हमारा बुनियादी ढांचा है, उसे आधुनिक बनाने पर जोर है। और ये सिर्फ लोगों के आने जाने की बात नहीं है। सोचिए, व्यापार के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए कनेक्टिविटी कितनी बेहतर होगी। तो ये उस बड़ी आर्थिक तस्वीर से भी जुड़ता है जिसकी बात शायद हम आगे करेंगे, कि भारत कैसे अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ा रहा है। अच्छा, इसी राष्ट्रीय माहौल में एक और खबर है, थोड़ी अलग सी। उत्तर प्रदेश से द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि यूपी के स्कूलों में अब वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया गया है। स्रोत इसे एक राजनीतिक सांस्कृतिक कदम की तरह देख रहे हैं। इस तरह में ये फैसले होते हैं वो अक्सर बहस छेड़ देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद, शिक्षा और व्यक्तिगत आजादी, इन सब के बीच का एक नाजुक सा मामला होता है। स्रोत जब इसे राजनीतिक सांस्कृतिक कह रहा है तो इशारा शायद यही है कि इसका मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। हो सकता है एक खास तरह की राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश हो। फिर से हम सिर्फ स्रोत का विश्लेषण बता रहे हैं, कोई साइड नहीं ले रहे। बिल्कुल। और शिक्षा से ही जुड़ी एक और खबर, आज 11 नवंबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक में स्कूलों और पीयू कॉलेजों को आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने को कहा गया है। इसमें जैसे निबंध लिखवाना, सेमिनार करना, ये सब शामिल हैं। हाँ, ये दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती का दिन है। उनका रोल बहुत बड़ा था हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में। विकिपीडिया जैसे स्रोत भी इस दिन के महत्व को बताते हैं। तो ये एक अच्छा मौका होता है शिक्षा पर सोचने का, उसकी दिशा पर बात करने का। तो ये तो हुई देश की कुछ बातें। अब थोड़ा बाहर देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा में है। द इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि वो G7 यानी जो 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी विदेश मंत्रियों की बैठक में है और बातचीत का फोकस है द्विपक्षीय व्यापार, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा। ये मुख्य मुद्दे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, पहले G7 जैसी बैठकों में ज्यादातर जोर जियोपॉलिटिक्स, मतलब कौन सा देश क्या कर रहा है, उस पर होता था। लेकिन अब, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स भी इशारा कर रहा है, टेक्नोलॉजी, जरूरी खनिज, ऊर्जा सुरक्षा, ये मुद्दे एकदम सेंटर में आ गए हैं। भारत कनाडा की बातचीत इसका एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि दुनिया में अब प्रभाव जमाने के तरीके बदल रहे हैं। अब सिर्फ फौज या पैसा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और जरूरी संसाधनों पर किसका कंट्रोल है, ये बहुत मायने रखता है। और शायद इसी बदलते माहौल का असर व्यापार पर भी दिख रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की ही एक और खबर है जो ध्यान खींच रही है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम के जो प्रतिबंध है और खासकर अमेरिका के टैरिफ, उनके दबाव में भारतीय निर्यातक अब नए बाजार ढूंढ रहे हैं और इसमें मॉस्को यानी रूस एक अहम विकल्प लग रहा है। इसे आप एक तरह से विविधीकरण कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जब आपके पुराने बाजार थोड़े मुश्किल हो रहे हों तो आप जोखिम कम करने के लिए नई जगह तलाशते हैं। ये स्वाभाविक है। स्रोत यही बता रहे हैं कि भारतीय व्यापारी और उनके प्रतिनिधि मंडल रूस जा रहे हैं। मकसद यही है कि भारतीय सामान के लिए नए ग्राहक मिलें। तो ये सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का रिएक्शन नहीं है, शायद ये एक बदलती दुनिया में भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति बनाने की भी एक कोशिश है। तो एक तरफ नए बाजारों की ये तलाश चल रही है,
दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी कुछ बड़ी हलचल है। रॉयटर्स की खबर है कि सोने के दाम अचानक से काफी बढ़ गए हैं। एक ही दिन में करीब 2.8% का उछाल। वजह बताई जा रही है अमेरिका से आए कुछ कमजोर आर्थिक आंकड़े और ये उम्मीद कि शायद वहां ब्याज दरें कम हो सकती हैं। हाँ, ये सोने के बाजार का एक जाना पहचाना बर्ताव है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में थोड़ी सुस्ती दिखती है या लगता है कि कर्ज सस्ता हो सकता है, तो निवेशक थोड़ा घबराते हैं। वो अपना पैसा कहीं सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं और सोना पारंपरिक रूप से एक सेफ हेवन माना जाता है। मतलब ऐसी चीज जिसकी कीमत मुश्किल वक्त में भी स्थिर रहेगी या बढ़ेगी। इसीलिए लोग सोना खरीदने लगते हैं, मांग बढ़ती है और दाम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसी थोड़ी घबराहट वाले माहौल में भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। रॉयटर्स ने ही ये बताया है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उसने भारत की रेटिंग को ओवरवेट कर दिया है। ओवरवेट रेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? ओवरवेट रेटिंग का सीधा मतलब यह है कि गोल्डमैन सैक्स अपने क्लाइंट्स को, निवेशकों को यह सलाह दे रहा है कि उन्हें भारत में पैसा लगाना चाहिए। मतलब अपने कुल निवेश में भारत का हिस्सा दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले ज्यादा रखना चाहिए। उनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ का बाजार आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इसकी वजह भारत की अच्छी ग्रोथ रेट और सरकार की नीतियां हैं। तो देखिए, जहां दुनिया में थोड़ी चिंता है, वहीं भारत को लेकर एक तरह का भरोसा भी दिख रहा है। ये अच्छी बात है। तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर वाकई मिली-जुली सी है। चुनौतियां हैं पर मौके भी दिख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं, विज्ञान और खेल की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ मजेदार चीजें हैं, खासकर जिन्हें आसमान में तारे वगैरह देखने का शौक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि आज रात मतलब 11 नवंबर को सुबह होने से ठीक पहले पूरब के आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ मेहमान दिख सकता है, एक अंतर तारकीय धूमकेतु, इंटरस्टेलर कॉमेट। नाम है 3I एटलस। अरे वाह, अंतर तारकीय मतलब ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। ऐसे मेहमान कभी कभार ही आते हैं। वैज्ञानिकों के लिए तो ये सोने के सुहागा है, क्योंकि इससे हमें अपने सोलर सिस्टम के बाहर की चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। स्रोत बता रहे हैं कि दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की नजर इस पर है। कमाल की बात है ना? और विज्ञान से ही जुड़ी एक और खबर भारत के अंदर से। डीडी न्यूज के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत का जो बायोटेक सेक्टर है वो जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में ये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है। 300 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये दिखाता है कि बायोटेक्नोलॉजी को भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी माना जा रहा है। सोचिए, इसमें हेल्थ है, नई दवाएं, टीके, कृषि है, बेहतर फसलें, इंडस्ट्री है, एंजाइम, बायोफ्यूल्स, पर्यावरण है, बहुत कुछ है इसमें। अगर भारत इस टारगेट के आसपास भी पहुंचता है तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और ये उस G7 वाली बात से भी जुड़ता है कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं बल्कि बायोसाइंस जैसे डीप साइंस में भी आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं खेल पर। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेंस टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाला है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पिच रिपोर्ट के इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि शायद स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिले, जिसे कहते हैं टर्नर विकेट, मतलब बल्लेबाजों के लिए इम्तिहान। हाँ, ईडन गार्डन्स का तो अपना ही इतिहास है रोमांचक मैचों का। और अगर पिच सच में टर्नर हुई तो स्पिन गेंदबाजों का रोल बहुत बहुत अहम हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट का असली मजा भी यही है, अलग अलग पिचों पर टीमों की रणनीति देखना, खिलाड़ियों का हुनर देखना। सही कहा। और क्रिकेट के अलावा तीरंदाजी से भी अच्छी खबर है। बैंकॉक में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 चल रही है। न्यूज ऑन एयर बता रहा है कि भारत ने कम से कम 2 मेडल तो पक्के कर ही लिए हैं। बहुत बढ़िया। पिछले कुछ सालों में तीरंदाजी में हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ये उसी कड़ी में एक और अच्छी खबर है। ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स के लिए भी ये अच्छे संकेत हैं। तो आज हमने काफ़ी अलग अलग तरह की खबरों पर बात की, उनके मतलब समझने की कोशिश की। चलिए, जाने से पहले कुछ मुख्य बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। एक तो आज 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। दूसरा, वैश्विक चिंताओं के बीच सोने के दाम बढ़े हैं, एक दिन में करीब 2.8%। तीसरा, इन्हीं चिंताओं के बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने भारत की रेटिंग ओवरवेट की है, जो एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। और चौथा, भारतीय निर्यातक नए बाजारों जैसे रूस की तरफ देख रहे हैं। हाँ। तो इन सब अलग अलग खबरों को अगर एक साथ रखें तो क्या दिखता है? देखिए,
दिल्ली में सुरक्षा की चिंता है तो वाराणसी में विकास का काम भी हो रहा है। यूपी में एक राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा फैसला है तो कर्नाटक में शिक्षा पे फोकस है। दुनिया में भारत G7 से भी बात कर रहा है, रूस से भी व्यापार के रास्ते ढूंढ रहा है। सोना वैश्विक अनिश्चितता दिखा रहा है तो भारत की रेटिंग उम्मीद जगा रही है। फिर साइंस में वो धूमकेतु है, बायोटेक का बड़ा लक्ष्य है और खेल में क्रिकेट और तीरंदाजी। मतलब बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, और आज की इन सारी बातों से जो एक बड़ा सवाल या एक विचार सा मन में आता है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि भारत एक ही समय पर कई नावों पे सवार होने की कोशिश कर रहा है और शायद संतुलन साध भी रहा है। एक तरफ वो G7 जैसे पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी, ऊर्जा पर बात कर रहा है, दूसरी तरफ प्रतिबंधों के बाद भी रूस जैसे पुराने साथी से व्यापार बढ़ा रहा है। देश के अंदर वो बायोटेक जैसे भविष्य के सेक्टर पर बड़ा दाव लगा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत आने वाले वक्त में किसी एक खेमे में बंधने के बजाय ज्यादा लचीली, मतलब मुद्दा आधारित मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप बनाएगा? क्या हम ये देख रहे हैं कि भारत दुनिया के साथ जुड़ने का अपना एक नया तरीका अपनी शर्तों पर गढ़ रहा है? ये सोचने वाली बात है और आज की ये खबरें कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती लगती हैं। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प पहलू है कि भारत का आगे का रास्ता कैसा होगा। खैर, ये थी आज की हमारी चर्चा, अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारियों पर आधारित। उम्मीद है इससे आपको आज की दुनिया की एक झलक समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और उनके विश्लेषण के साथ।